आज की प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता को प्रदेश में वरिष्ठ प्रवक्ता श्री राजेंद्र राणा जी, जो पूर्व में सुजानपुर से विधायक रहे हैं, आज की इस प्रेस वार्ता को आप संबोधित करेंगे और आपके साथ मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता जी और जिला के प्रवक्ता भाई अभिषेक ठाकुर जी और मंडल के महामंत्री संजय मलिक जी साथ उपस्थित रहेंगे। तो मैं पहले निवेदन करूंगा शैलेंद्र जी से कि बुके देके उनके हथियार ना गिर जाएं। बहुत बहुत थैंक यू। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय राजेंद्र राणा जी से इस वार्ता को संबोधित करें। लगा दो ना आगे। चलो कोई, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करूंगा। पहला कि प्रदेश की जनता सरकार लगातार 3.5 साल से काम कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश की सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि पिछले 3.5 साल में सरकार को जो है वो प्रदेश सरकार से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना केंद्र सरकार से विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए पैसा मिला, तीसरा सरकार ने 3.5 साल में कितना लोन लिया, और ये टोटल पैसा जो है 3 जगह से जो इकट्ठा हुआ, स्टेट रेवेन्यू, लोन और तीसरा केंद्र सरकार से, ये सारा पैसा मिला के 3.5 साल में कहां खर्चा। क्योंकि प्रदेश की सरकार ना तो ठेकेदारों की पेमेंट दे पा रही है, ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। विकास के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। इसलिए प्रदेश की जनता जो टैक्स पेयर्स हैं ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये पैसा जा तो जहां कहां रहा है। इसलिए सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि हमारे पास टोटल इतना पैसा आया और यहां हमने खर्चा। प्रदेश की जनता को आशंका है कि इस पैसे का दुरुपयोग करके, इस पैसे की जो लूट मची हुई है, ये कहां जा रहा है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कोसते हैं, कहते हैं कि केंद्र सरकार प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। दूसरा, प्रदेश सरकार के सुक्खू सरकार के ही मंत्री केंद्र सरकार द्वारा थोक में जो प्रदेश को मदद हो रही है उसका मंत्री धन्यवाद कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सुक्खू सरकार को कैबिनेट में फैसला कर लेना चाहिए कि वे आलोचना ही करनी है तो सब आलोचना करें। मंत्री तारीफ करते हैं और मुख्यमंत्री आलोचना करते हैं, इसलिए आपस में तालमेल ठीक कर लें। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 अप्रैल, जो कि प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, हिमाचल दिवस होता है, रिकांगपिओ में अपनी जनसभा में, अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में कई तरह की उन्होंने बातें कही। सबसे पहला झूठ कि उन्होंने वहां यह कहा कि मैंने जो 10 गारंटियां दी थी पूरी कर दी। सारे मीडिया ने वो खबर कैरी करी। तो हम मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि जो 10 गारंटियां दी वो रात के अंधेरे में लागू करी हैं कि सपनों में लागू करी हैं कि हकीकत में लागू करी हैं। कितनी महिलाएं हैं, विधानसभा में सवाल पूछा जा रहा है तो प्रश्न का जवाब आ रहा है कि 3400 कुछ महिलाओं को जो है वो 1500 रुपया दिया है। तो यहां तो 25 लाख महिलाएं, 300 यूनिट किसको बिजली फ्री दिया गया, किसको 3.5 साल में 1 लाख नौकरी देने का सालाना इन्होंने वायदा किया था, 3.5 लाख नौकरियां किसको दी। इसलिए सफेद झूठ मुख्यमंत्री बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात
कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने वहां पर घोषणा करी, जो कि न्यूज़पेपर में प्रमुखता से छपा कि हिमाचल दिवस पर क्लास 1 और क्लास 2 की सैलरी डेफर करने का आदेश वापस। अब मुझे बताइए, 15 तारीख को ये मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि अधिकारियों की जो सैलरी डेफर करने का मैंने निर्णय लिया था उसको मैं वापस लेता हूं, और 15 तारीख के बाद 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री बताएं कि उन्हीं की सरकार ये नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें कैटेगरी करी चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक एसपी रैंक तक कई अधिकारियों को, जो क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी हैं, उनकी सारी की सारी अधिकारियों की सैलरी को डेफर करने की नोटिफिकेशन जारी होती है। मेरा प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री प्रदेश में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक के जितने मुख्यमंत्री रहे सबसे झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया, और इनका रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक में पहुंच गया। मुझे लगता है कि इनके जो मित्र हैं, वो मित्र जो है प्रदेश की सरकार को और प्रदेश के खजाने को जिस तरीके से लूटने में व्यस्त है, मेरी सलाह है उनको, माननी नहीं माननी उनको, कि मुख्यमंत्री को किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके चेक करवाएं, क्योंकि यहां कुछ बोलते हैं बाहर जाके भूल जाते हैं या जान के करते हैं। तो इनको मुख्यमंत्री को चेक कराना चाहिए फिजिकली कि क्या इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपनी बातें कह के अब मुकर जाते हैं। अब इससे बड़े सबूत क्या होंगे कि वहां पर बोल रहे हैं कि मैं 10 घंटियां पूरी कर दी, वहीं पर घोषणा कर रहे हैं कि मैं सैलरी को डेफर करने के फैसले को वापस लेता हूं, और तीसरे दिन नोटिफिकेशन कर देते हैं। अच्छा, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मैंने 10 घंटियां पूरी कर दी। अरे जिस प्रदेश में जा रहे हैं उस प्रदेश की बात करो, उस प्रदेश को जहां जो चुनाव हो रहा है, वो उस जिस पार्टी के प्रचार के लिए गए हैं उसकी बात करो कि आपको इस राज्य में हमारी पार्टी ये देगी, तो कहते नहीं हिमाचल प्रदेश में हमने पूरी की पूरी गारंटियां पूरी कर दी। झूठ के थोक के व्यापारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और प्रदेश की जनता क्या मुख्यमंत्री से लोगों का विश्वास 100% उठ चुका है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ जो मित्रों का गिरोह है, ये गिरोह जो है एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है, और ये जो सिंडिकेट है इनका इतिहास जो है वो एनएसयूआई के समय, उसके बाद यूथ कांग्रेस के समय, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के समय का ये जो गिरोह है ये सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है। सिंडिकेट का काम जो होता है वो कई राज्यों में मैंने देखा है कि जो शराब के ठेकेदार हैं वो सिंडिकेट बना लेते हैं, उस तरीके से ये सरकार में काम चल रहा है। और ये गिरोह जो है, गिरोह के रूप में जो काम कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के लिए गिरोह जो है ग्रह बन गया है, और इस ग्रह का टाला जो है ये कोई अनुष्ठान करने से होने वाला नहीं है, या कोई वहां पर पाठ पूजा करने से होने वाला नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब चुनाव आएंगे तो ही इसका ग्रह का टाला जो है होगा। अब एनएसयूआई के समय ये आरोप किसके ऊपर लगे थे कि जो कांग्रेस पार्टी ने जीप दी थी या जीपें दी थी उनके इंजन कौन बेच गया था। उसके बाद उस समय जो टेलीकम्युनिकेशन स्कैम क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश में कौन सिंडिकेट था, कौन लोगों का गिरोह था जो उसमें कम्युनिकेशन स्कैम जो हुआ था, जो ठेकों को लेकर स्कैम हुआ था, कौन लोग अंदर गए थे, सलाखों के पीछे किसने सैर करी थी, कौन लोग थे, वो कौन कंपनी थी। उसके बाद आप देखिए कि ये गिरोह सक्रिय रहा, आज हिमाचल प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान में मुगल भी आए, उन्होंने भी कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने भी कुछ एथिक्स थे, उन्होंने भी कुछ छोड़ा होगा। ये जो गिरोह हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया है, इन्होंने तो मुझे लगता है छोड़ा ही कुछ नहीं है। दूसरा इतिहास क्या है इन लोगों का, जिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया, चाहे पंडित सुखराम जी थे,
चाहे विद्या स्टोक्स थी, विद्या स्टोक्स के समय विद्या स्टोक्स जी ने नॉमिनेशन करा, प्रदेश का पार्टी का अध्यक्ष कौन था, वो नॉमिनेशन कैसे रद्द हुआ, किसने षड्यंत्र रचा। और उसके बाद श्री आनंद शर्मा जी, उन्होंने जिन लोगों को जिनका साथ दिया, आज आनंद शर्मा जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बार मुख्यमंत्री बनाने में जिन जिन मंत्रियों ने साथ दिया, जिन जिन विधायकों ने साथ दिया, उनका हसर क्या है, आज वो कहां पर हैं, उनकी दुर्दशा क्या है। इसलिए जो जो साथ देता है उसका हसर क्या होता है, ये प्रदेश की जनता जो है वो आज समझ रही है। अगला पॉइंट कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक गिरोह को प्रदेश को लूटने का खुला लाइसेंस दे रखा, कैबिनेट रैंक बांट दिए और 3.5 साल बाद फैसला किया कि मैं कैबिनेट रैंक वापस ले रहा हूं। कैबिनेट रैंक वापस ले लिए, क्या सैलरी कम कर दी, क्या बंगले वापस ले लिए, क्या गाड़ियां वापस ले ली, क्या कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर जो सुविधाएं मिलती हैं क्या वो वापस हो गई। इसलिए प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और ये खुला तौर पर प्रदेश की जनता का भी, मेरा भी और पूरे लोगों का आरोप है कि ये गिरोह के रूप में काम कर रहा है और डीलें हो रही हैं, जमीनों के सौदागर बने हुए हैं। आपके सोलन में क्या हुआ, ये जो चेस्टर हिल का मामला है, ये जो चेस्टर हिल का मामला है, इसमें कई लोग जो हैं, कई लोगों ने इस भ्रष्टाचार में हाथ रंगे हैं और मुख्यमंत्री के नाक के तले जो सीनियर अधिकारी हैं वो जूतों में जैसे दाल बंटती है वैसे पैसे काम कर रहे हैं। एक दूसरे को बोलते हैं ये भ्रष्टाचारी है, दूसरा बोलता है ये भ्रष्टाचारी है। अरे मुख्यमंत्री का अपने अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मुख्यमंत्री बोलते हैं मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री ने खुला लाइसेंस जो है, जो व्यक्ति खुद जो है वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होता है, दूसरों का नहीं भी बोल सकता है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो इसका चेस्टर हिल का मामला है, ये किसके नाम जमीन खरीदी गई है, कौन व्यक्ति है जो हिमाचल का है, जिसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या वो इतनी जमीन, करोड़ों की जमीन खरीद सकता है। बेनामी सौदे हुए हैं तो सरकार ने क्या एक्शन लिया। आपके सोलन के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और आपके टीसीपी के अधिकारी फरवरी महीने 2023 में विदेशों की सैर उनको कौन कराता रहा, कौन दुबई गए थे, कौन बैंकॉक गए थे, कौन उनको लेके गया था, चेस्टर हिल से उनका क्या रिश्ता है, क्या सरकार से अधिकारी इजाजत मांग के गए थे, परमिशन लेके गए थे, कि वहां पर चेस्टर हिल से जुड़े व्यक्ति जो हैं वो उनको किस लिए ले गए, इसकी जानकारी सरकार के पास है क्या। दूसरा, हमारे पास तो बहुत सारी जानकारियां और ये जो सिंडिकेट काम कर रही है, ये धमकियां देते हैं कि हम मानहानि का केस ठोकेंगे। मैं तो कहता है कि मानहानि का केस जरूर ठोकना चाहिए ताकि हमारे पास जो एविडेंसेस हम कोर्ट में पेश कर सकें। बहुत सारी एविडेंसेस है, अभी इसलिए नहीं हम पेश कर रहे क्योंकि हिमाचल, अगर आज की डेट में हम कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस जो हिमाचल प्रदेश की है वो तो सरकार की कठपुतली बन गई है। उसका काम है कि लोगों के घरों की नपाई कराओ, झूठे मुकदमे बनाओ, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अंदर करवाओ और उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाओ। हमीरपुर में हमारे विधायक जो उनके चाचा और उनके भाई पर जिस तरीके से मुकदमा बनाया गया, कभी हिमाचल प्रदेश के लोगों में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। उसकी इलीगल माइनिंग हो रही है तो वो डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट है, माइनिंग करेगा, माइनिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि इलीगल माइनिंग हो रही है। उसकी कंप्लेंट कौन कर रहा है,
हमीरपुर की पुलिस कर रही है। उसकी इंक्वायरी कौन कर रहा है? हमीरपुर की पुलिस कर रही है। उसकी रिपोर्ट कोर्ट में कौन पेश कर रहा है? हमीरपुर की पुलिस कर रही है। जो कंप्लेनेंट है वो ही रिपोर्ट बना रहे हैं, वो ही इंक्वायरी कर रहे हैं। माननीय न्यायालय तो वही फैसला करेगा जो वहां पर रिपोर्ट पेश होगी। इसलिए आज जिस तरीके से तानाशाह बन गए हैं और ये भूल गए हैं कि सरकारें एक समयवध के लिए बनती हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने क्या करना है उसका शायद इल्म नहीं है। आपके सोलन में एक जमीन जो कि बघाट बैंक के पास गिरवी रखी थी, और ये 61 बीघा जमीन कंडा घाट में, और कोरोना काल में अकाउंट होल्डर एनपीए होता है, और बघाट बैंक के लोग सरकार के संरक्षण में 61 बीघा जमीन को चुपचाप तरीके से दिल्ली की पार्टी के साथ सेटिंग करके जो सर्कल रेट है सरकार का, उससे भी कम दाम में 3.5 करोड़ में 10 करोड़ की जमीन को बेच देते हैं। ये हो क्या रहा है इस सरकार में? वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि हमारी 10 करोड़ की जमीन 3.5 करोड़ में बेच दी, जितना कि सर्कल रेट में नहीं है, गवर्नमेंट का रेट में नहीं है, उससे भी कम रेट में बेच दी। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले और ये जो मित्र मंडली है, ये हिमाचल प्रदेश में दूरबीन लगा के, टॉर्च लगा के जगह जगह ढूंढ रहे कि कहां जमीन मिलती है। इतना काम तो हिमाचल में कोई प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं जितना ये सिंडिकेट कर रही है। इसलिए आज ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। जितना मुगलों ने और जितना ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को लूटा, जितना प्रदेश को इस सिंडिकेट ने लूटा है, और इसका खुला लाइसेंस मुख्यमंत्री ने देके रखा है। बॉर्डर सेस कमीशन बना दिया। बॉर्डर सेस कमीशन का लगभग 5 करोड़ रुपया मेरे हिसाब से खर्चा है, और आमदन जीरो। इसलिए प्रदेश को लुटाने का काम। और इस सरकार ने किया क्या? जब सरकार बनी तो सबसे पहले सरकार को चलाने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले एक काम किया कि कुर्सी पे बाद में बैठे जितना सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का जो हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टोर्स हैं उन पे कब्जा किया, उनके साथ सेटिंग करी, अपने लोगों को दिया। इसलिए ये सरकार तो जो है इसमें तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह लूट मची हुई है। और ये सरकार प्रदेश में आज जो नगर निकायों के चुनाव की घोषणा हुई है पिछले कल, और इससे आने वाले दिनों में पंचायतों के चुनाव भी डिक्लेयर हो जाएंगे। ये सरकार तो चुनाव कराना ही नहीं चाह रही थी। मुख्यमंत्री प्रदेश उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए लड़ाई लड़ने के लिए भी पंचायतों के चुनाव ही नहीं हो, जो कि डेमोक्रेसी का पहली प्रदेश का खजाना ये कैसे आज हिमाचल प्रदेश का दिवालिया कैसे निकला है। आर्थिक इमरजेंसी आई कैसे? आर्थिक इमरजेंसी का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि सैलरियां कर्मचारियों की कटना शुरू हो गई। प्रदेश के कर्मचारियों को डीए नहीं मिल रहा है। एक महीने का एवरेज लगभग 15,000 रुपया प्रदेश का हर कर्मचारी घाटा खा रहा है। उसका जो हक बनता है, उसके जो अधिकार है, उससे महरूम रखा जा रहा है। सेंटर ने 60% डीए दे दिया है और हिमाचल प्रदेश वाले 45% दे रहे हैं। 15% डीए के हिसाब से एवरेज 4th क्लास से लेके क्लास 1 तक लगाई जाए तो 15,000 रुपया हर कर्मचारी को घाटा पड़ रहा है। ना डीए प्रॉपर दे रहे हैं, ना एरियर दे रहे हैं। तो इसलिए प्रदेश के जो खजाने का ये जो इमरजेंसी लग चुकी है, इसमें जो दिवालिया निकल गया है, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। आप देखो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि प्रदेश में एजी ऑफिस में, एडवोकेट जनरल के ऑफिस में 88 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, और जब केस लड़ने की बात आती है तो प्रदेश के खजाने से करोड़ों रुपया देके बाहर से वकील किए जाते हैं। अरे प्रदेश के वकील जो हैं, जो आपने नियुक्त किए हैं, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं है? प्रदेश का खजाना दोनों हाथों से लोगों का पैसा है, जिसको लुटाने का काम ये सरकार कर रही है। और ये सरकार भ्रष्टाचार से लबालब जो है बढ़ चुकी है। इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो समय आए ताकि इस सरकार को रुखसत करें और ये जो ग्रह
जो सिंडिकेट के रूप में ग्रह जो लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, इसका निवारण हो सके। मैं तो इतना बोलना चाहता था, आपको पूछना चाहते थे, कुछ स्वागत है। जब लास्ट टाइम सोलन नगर निगम के चुनाव थे तो आप प्रभारी थे उस समय कांग्रेस पार्टी के सोलन में, और आपने वायदा किया था कि सोलन की जनता को जीतने के बाद कूड़ा मुफ्त में उठाया जाएगा, पानी सस्ते रेट पे दिया जाएगा। उसके बाद आपने पार्टी शायद छोड़ दी, लेकिन ये जो आपने वायदे किए थे यहाँ जनता से वो पूरे नहीं हुए। उसको देखिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब मैं यहाँ पर आज से 5 साल पहले चुनाव की दृष्टि से मेरी जिम्मेवारी लगी थी, तो यहाँ के लोकल लोगों ने घोषणाएं की थी, और जो घोषणाएं करी होती है जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। और यही कारण तो प्रमुख कारण है, ये तो एक पहलू है, एक कारण है कि सोलन के लोगों के साथ वायदे पूरे नहीं हुए। तभी तो हमने कांग्रेस को छोड़ा है, क्योंकि झूठे हैं। हमने अपने चुनाव क्षेत्र में जो वायदे किए थे उनसे मुख्यमंत्री किनारा कर रहे थे। हमने क्यों कांग्रेस को छोड़ा? क्योंकि हम 9 लोगों के और भी लोग हैं जो जलील हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलालत से निकलना चाहते हैं, परंतु समय का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कांग्रेस में आने वाले समय में विस्फोट होने वाला है। परंतु आपका जो मूल प्रश्न है, इसीलिए तो हमने कांग्रेस को छोड़ा कि कांग्रेस झूठे वादे करती है। प्रदेश में भी झूठी गारंटियां दी हैं, और यहां भी इन्होंने जो मिलकर गारंटियां, मतलब यहां पर जो घोषणाएं करी थी वो लोगों की पूरी नहीं। अब लोग हिसाब करेंगे कॉर्पोरेशन। देखिए, मुद्दा आप बताइए कि मुद्दा 1.5 साल से चल रहा है। जिस सरकार के चीफ सेक्रेटरी लेवल के आदमी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये सिफारिशें करें कि आप चेस्टर हिल को पानी का कनेक्शन दीजिए, एम आई करेक्ट? ये एजेंडा है। इसमें एजेंडा में जो अन्य मुद्दे, मतलब जो सप्लीमेंट्री मुद्दे होते हैं, जिसमें लिखा है कि मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश दिनांक 6/11/2025 चेस्टर हिल सोलन को पानी कनेक्शन देने बारे। इस मतलब कि आखिर सरकार के उच्च अधिकारियों का पानी के कनेक्शन देने में क्या इंटरेस्ट है, और जो आपके अधिकारी विदेशों की सैर कर रहे थे वो क्या मिली भगती? क्या सरकार ने उन पर एक्शन लिया? क्या उसकी जानकारी सरकार को देके गए थे? मैंने प्रश्न खड़ा किया। जब तक मुद्दे में कोई सजा नहीं हो जाती, उस पे जाके कोई किसी मुद्दा जो है उसका कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक मुद्दा चलता रहता है। ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ। पानी तो पहले भी प्राइवेट बिल्डर्स को सोलन में दिया गया है। ये पहला नहीं, मामला नहीं है कि बिल्कुल ठीक है। पहले भी जो सोलन में बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं उनको जो है नगर निगम पानी दे रहे हैं। देखिए, अगर बिल्डर जो है उसने कानूनी दायरे में रहकर काम किया है तो उसको कनेक्शन का मिलेगा ही। और आखिर क्या मजबूरी आ गई, क्या ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि चीफ सेक्रेटरी को इस पानी के कनेक्शन के लिए सिफारिश करना पड़ रही है? ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नजर में कानूनी दायरे में आता होगा और ठीक होगा, इससे शर्तें पूरी होगी, उसको सवाली का पानी का कनेक्शन मिलेगा। परंतु उच्च अधिकारियों को सिफारिशें करने की जरूरत क्या पड़ी? इस बीजेपी कार्यकाल में दिए गए हैं, और कुछ बिल्डिंग्स हैं, अवैध बिल्डिंग बनी है, वो भी बीजेपी कार्यकाल में ही पास हुई है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, ये काम जो है मैंने जो ये बात रखी है, मैंने इसलिए बात रखी है कि ये काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, ये तो कॉर्पोरेशन ने तय करना है। परंतु यहां पर ऊपर बैठे जो टॉप अधिकारी हैं वो आके करें कि पानी का कनेक्शन दीजिए, तो उसका कोई ना कोई रिश्ता उससे बात निकलता है। मेरा तो कहने का मतलब ये है। मुख्यमंत्री जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बद्दी में 5,000 बीघा यूज उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख दिए, और वो भाजपा कार्यकाल में हुआ। ऐसी रामदेव जो यहाँ है कंडा घाट में 1 रुपये लीज के ऊपर दी गई थी, वो भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी संस्थान को 1 रुपये पटे पर जमीन दी गई है तो ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी हुए हैं। कोई ऐसे संस्थान आते हैं जो कि समाज के वेलफेयर में कोई काम हो तो दिए जाते हैं।
मेरा प्रश्न ये है, मैं ये इशू बोलना भूल गया कि आपके जिले में ये कह रहे हैं कि हम हिम चंडीगढ़ बसा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम हिम पंचकुला बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम कांगड़ा ट्राई सिटी बना रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप बद्दी में हिम चंडीगढ़ बनाने की योजना बना रहे हैं, आप बताएंगे, मुख्यमंत्री ये सरकार बताएगी कि जहां ये हिम चंडीगढ़ बसाने की बात कर रहे हैं, कितने ये सिंडिकेट के लोग हैं या उनके साथ जुड़े लोग हैं जिन्होंने बात खरीदी, कितने ऐसे बिल्डर्स हैं, ऐसी सूचनाएं हैं कि कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जो इनके पीछे बड़े बड़े ब्रीफ केस लेके घूम रहे थे। ये बहुत बड़ा स्कैम आने वाले दिनों में आए। हम इस पक्ष में हैं कि हिमाचल प्रदेश में न्यू टाउनशिप्स बसाई जाएं, परंतु इस पक्ष में हम नहीं हैं कि हिमाचल प्रदेश को बेचा जाए। सर राणा जी, पिछली बीजेपी सरकार में यानी कि 2007 से 12 तक सरकार रही विरोध सरकार, उस समय बेनामी सौदों की बड़ी जांच हुई थी, आपको याद होगा, तो रिटायर्ड जज से जांच करवाई, 150 मामले बेनामी सौदे के सामने आए, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? देखिए, अगर बेनामी 150 सौदे हुए होंगे तो निश्चित तौर पर उसकी इंक्वायरी हो रही होगी, और अगर उसमें हुई होगी और कुछ पाया गया होगा तो एक्शन हुआ होगा। उसमें एक बिल्डर या एक भी कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, जबकि इतनी मोटी किताब उसमें आई है, 150 लोग उसमें बेनामी सौदे में यानी कि धारा 118 का उल्लंघन पाया गया था, जिसमें बीजेपी सरकार ने। देखिए, ऐसा है कि आपका प्रश्न ठीक है कि इंक्वायरी हुई होगी, और सुन लेट मी कंप्लीट। अगर इंक्वायरी नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर नहीं कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि इंक्वायरी हुई होगी, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो आगे सरकार बदली है, अगली आई है कोई, वो उसको पूरी कर ले। नहीं, उस 12 के बाद कांग्रेस की भी रही, उन्होंने भी इंक्वायरी कराई होंगी। अगर कुछ मिला होगा मेरा ये मानना है कि जो बघाड़ बैंक में आपके डायरेक्टर भी जीतते हैं भाजपा के, वो रिजाइन क्यों नहीं करते, छोड़ते क्यों नहीं बघाड़ बैंक को? देखिए, ये तो आंदोलन चढ़ रही है, उनको लग रहा है ऐसा हो रहा है, ये तो सरकार को एक्शन लेना ना, चाहे पार्टी ए का आदमी हो चाहे बी का आदमी हो, किसी ने कोई गलत किया है तो उस पर सरकार एक्शन ले। सरकार तो वैसे भी तो झूठे मुकदमे बना रही है, तो अगर कोई सच्चे मुकदमे तो उनको भी आगे बढ़ाए। चलो, थैंक यू, धन्यवाद जी।